नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज सबसे पहले रिश्तों की क्रूरता से भरी ऐसी खबर दिखाएंगे जिसका शिकार टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन हुए हैं। आज दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन के साथ उनकी पत्नी ने मानसिक क्रूरता की। इसके बाद संजय सिंह पर मचे उस राजनीतिक गदर की बात जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड में ईडी कस्टडी में भेज दिया है। आपके कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्ता में राहुल गांधी के गिफ्ट पर मचे गदर की भी बात होगी। राहुल ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉग गिफ्ट किया जिसका नाम है नूरी। इसके नाम पर ओवैसी की पार्टी को ऐतराज है। AIMIM के नेता ने कहा कि यह मुस्लिमों का अपमान है। इस पर पक्ष विपक्ष वाली दिलचस्प रील हमने तैयार की है। सत्ता में चुनावी दंगल में जुबानी जंग वाली कुंजी भी हमने तैयार की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भ्रष्टाचार वाला हमला किया तो मध्य प्रदेश के धार से प्रियंका गांधी ने इसका जवाब दिया। प्रियंका ने कहा कि MP के शिशुपालों के अत्याचार का घड़ा भर गया है। महादेव ऐप केस में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने ईडी से पेशी के लिए मोहलत मांगी है। रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय मांगा है। ईडी ने 6 अक्टूबर को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया था। इस केस में कई बड़े बड़े एक्टर्स तक जांच की आंच पहुंच रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2023 में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें न केवल आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है बल्कि इसके पूरे तंत्र को भी खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए हमें पूरी सरकार और टीम इंडिया की भावना के साथ काम करना होगा। क्या सिक्किम में आई तबाही का कनेक्शन नेपाल के भूकंप से था? इसको लेकर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है। वहीं स्पेस एजेंसी इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिसमें सबूत भी हैं और बड़े खतरे के संकेत भी। आज सत्ता की शुरुआत में हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जिसमें रिश्तों में छिपी क्रूरता के सबूत हैं। जहर बुझे रिश्तों के बावजूद देश के लिए खेलने जाने और अच्छा प्रदर्शन करने का जुनून है और एक पिता का दर्द है जिसे अपने ही बेटे से 1 साल तक मिलने के लिए तड़पाया गया। आज से वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई, लेकिन आज हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं जो इस वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में नहीं है। उस खिलाड़ी का नाम है शिखर धवन, जिसे क्रिकेट फैंस गब्बर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आज सभी न्यूज मित्रों को यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यही गब्बर बहुत लंबे वक्त से मानसिक क्रूरता झेल रहा था। दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने भारतीय टीम के क्रिकेटर शिखर धवन को पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दे दी। लेकिन कोर्ट ने इस तलाक के पीछे जो आधार माना वो बहुत ही चौंकाने वाला है। कोर्ट के मुताबिक शिखर धवन वर्षों से पत्नी की प्रताड़ना झेल रहे थे। उनके साथ मानसिक क्रूरता हो रही थी और इसी आधार पर धवन की तलाक की याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया। आमतौर पर ऐसी खबरों को निजी मामला कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है क्योंकि शादी और तलाक के फैसले निजी होते हैं। असल में यह रिश्ते में ट्यूनिंग ना होने का नतीजा है जो किसी के भी साथ हो सकता है। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग है। शिखर धवन की खबर को हमने प्राथमिकता इसलिए दी क्योंकि इसमें दिलो दिमाग को ध्वस्त करने वाले रिश्तों से पार पाने की कोशिश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का जज्बा है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को तलाक की मंजूरी देते वक्त जो माना उसे सुनकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जो शिखर धवन मैदान पर गब्बर की तरह दहाड़ते हैं वो असल जिंदगी में अंदर से कितने दुखी थे। जिनके चेहरे पर अक्सर मुस्कुराहट देखने को मिलती है वो अंदर ही अंदर किस तरीके से घुट रहे थे। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन के साथ मानसिक क्रूरता की। आयशा मुखर्जी ने शिखर धवन को 1 साल तक उनके 10 साल के बेटे से दूर रखकर उन्हें मानसिक यातनाएं दी। चौंकाने वाली बात यह कि आयशा ने जबरन ऑस्ट्रेलिया में शिखर धवन की 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक तक हासिल कर लिया। इसके अलावा आयशा ने धवन को ऑस्ट्रेलिया में रह रही अपनी 2 बेटियों को लाखों रुपए स्कूल फीस और महीने का खर्च भेजने के लिए मजबूर किया। शिखर धवन ने अपनी याचिका में बताया था कि शादी के बाद आयशा ने उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने पूर्व पति से ऑस्ट्रेलिया में रहने के कमिटमेंट के चलते आयशा मुखर्जी ने भारत आने का वादा तोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि धवन बिना किसी गलती के वर्षों तक अपने ही बेटे से अलग रहने की पीड़ा झेलते रहे। इतना ही नहीं, आयशा ने शिखर धवन को अपमानित करने के लिए BCCI के कुछ सदस्यों और साथी खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भी भेजे। आयशा ने धवन से अपनी कोरोना संक्रमित पिता को अस्पताल ले जाने के समय भी झगड़ा किया और इन सब के बाद आयशा मुखर्जी का इस केस को निर्विरोध छोड़कर जाना
यह दिखाता है कि कोर्ट इस तलाक को मंजूर कर ले। इसलिए यह सिर्फ एक तलाक का केस नहीं है, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव की एक पूरी केस स्टडी है। आज आपको यह भी जानने की जरूरत है कि जिस रिश्ते में क्रिकेटर शिखर धवन मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे हुआ। असल में शिखर धवन और आयशा मुखर्जी की लव स्टोरी की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुई। भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियाई नागरिक आयशा उम्र में शिखर धवन से 10 साल बड़ी हैं। वो तलाकशुदा हैं और पहले पति से उनकी 2 बेटियां भी हैं। इसके बाद भी धवन और आयशा रिलेशनशिप में आए और 2012 में दोनों ने शादी कर ली। 1 वर्ष के बाद एक बेटे का जन्म हुआ, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि जिसके साथ शिखर धवन ने जिंदगी की पिच पर रिश्तों की साझेदारी करने का सपना देखा था, उसी ने शिखर धवन को बेटे से मिलने के लिए तड़पाया और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। हालांकि अपनी निजी जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रिकेटर शिखर धवन के अंदर देश के प्रति खेलते रहने का ना तो जोश कम हुआ और ना ही जुनून। अंदर ही अंदर बेटे से दूर रहने के दर्द के बावजूद धवन ने देश को खुशी मनाने के मौके दिए। वो खुद तो मेंटल टॉर्चर झेलते रहे, लेकिन बल्ले से अपना दम दिखाते रहे और धवन का स्कोर कार्ड इसका सबूत भी है। वर्ष 2022 में धवन ने 22 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34 के औसत से 688 रन बनाए और इसमें उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए। इसी तरह वर्ष 2023 में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें एडिशन में भी शिखर धवन ने 11 मैच में 41.44 के औसत से करीब 143 के स्ट्राइक रेट से 373 रन बनाए। हालांकि कुछ लोगों के लिए यह औसत प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप शिखर धवन के साथ हुई मानसिक क्रूरता और उनके परफॉर्मेंस को एक ही तराजू पर तोलेंगे तो ये आंकड़े आपको शायद थोड़े असाधारण जरूर लग सकते हैं। लेकिन सच यही है कि रिश्तों में छिपी क्रूरता ने क्रिकेट के गब्बर को अंदर से कमजोर करने का काम किया। शिखर धवन को अपनी पत्नी की ओर से अपमान झेलना पड़ा। वो लगातार पत्नी के साथ वैवाहिक रिश्ते में मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते रहे। धवन पिछले 1 साल से अपने 10 साल के बेटे से दूर हैं। अपनी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति का बड़ा हिस्सा भी उन्होंने गंवा दिया। धवन से ऑस्ट्रेलिया में 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक तक हड़प लिया गया। हर महीने शिखर धवन से रिश्तों के नाम पर लाखों रुपए की वसूली की गई और इसका असर शिखर धवन के करियर पर भी पड़ा। और इसी का नतीजा है, आप यह भी कह सकते हैं कि आज शिखर धवन वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है। और अब इस खबर का नजरिया 9। शिखर धवन के साथ जो कुछ हुआ और उन्होंने जिस तरीके से इन मुश्किल हालातों को झेला, वो रिश्तों के मेंटल मैनेजमेंट का सबसे सटीक उदाहरण है। यह खबर इस बात को साबित करती है कि रिश्ते कभी भी क्रूरता से नहीं चल सकते, फिर चाहे वो पति पत्नी के बीच का रिश्ता हो या कोई भी दूसरा रिश्ता। सबकी अपनी सहन शक्ति होती है और जरूरी नहीं कि इस सहन शक्ति की परीक्षा ली जाए। वैसे सहन शक्ति की बात चल रही है तो यह कहना होगा कि शिखर धवन ने जबरदस्त सहन शक्ति का परिचय दिया और पूरी कोशिश की कि उनके जीवन में चल रही उथल पुथल का उनके खेल पर असर ना पड़े। इसके लिए उनकी तारीफ करनी होगी। बहुत से लोगों का उनका परफॉर्मेंस कई बार औसत लगा होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि वो कितनी मुश्किलों के बीच मानसिक क्रूरता झेलते हुए खेल रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं और 2024 की सत्ता से जुड़ी कुंजियों को एक एक करके खोलते हैं। इन कुंजियों में आम आदमी पार्टी को संजय सिंह की गिरफ्तारी से मिला सड़क वाला बूस्टर भी है और प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के बयानों का टकराव भी है। तो सत्ता में अब बात उस शराब घोटाले के जांच की, जिसकी जद में एक बार पूरी तरीके से पूरी की पूरी राजनीतिक पार्टी फंस सकती है। आप जो है दिल्ली का शराब घोटाला धीरे धीरे आम आदमी पार्टी को अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। एक एक करके इसके बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कल संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया। अब अगले 5 दिन संजय सिंह ईडी की कस्टडी में रहेंगे। इस दौरान ईडी के अधिकारी उनसे शराब घोटाले को लेकर पूछताछ करेंगे। हालांकि ईडी ने कोर्ट से कम 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन ईडी को 5 दिनों की ही रिमांड मिली। हालांकि इस रिमांड से पहले कोर्ट में आज ईडी ने शराब घोटाले में संजय सिंह के पूरी तरीके से लिप्त रहने का आरोप लगाया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए का कैश लेन देन हुआ। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के कर्मचारी ने संजय सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपए पहुंचाए। ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि डिजिटल सबूत मिले हैं, जिसके लिए रिमांड जरूरी है।
पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, कल सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और इस सब के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि पूरी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। शराब घोटाले में आज सत्ता की दो कुंजियां हैं। पहली कुंजी सड़क पर प्रदर्शन और बयानों के जरिए हो रहे राजनीतिक हमलों की है। दूसरी कुंजी कोर्ट में रूम में जो शराब घोटाले पर सुनवाई हुई उसकी है। आज ये दोनों कुंजियां बहुत अहम हैं क्योंकि पहली कुंजी में यह समझ आ जाएगा कि सड़क पर आम आदमी पार्टी का असर क्या है, जबकि दूसरी कुंजी में आम आदमी पार्टी की कानूनी परीक्षा की पूरी डिटेल है। संजय सिंह की कल हुई गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी आम आदमी पार्टी गुस्से में है। देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ जैसे शहरों में बड़ा प्रदर्शन किया गया। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के पास इतना उग्र प्रदर्शन किया कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की, फिर किसी तरह हालात काबू पर पाए जा सके। इधर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया तो नेताओं ने बयानों से बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी की मदद के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी पर हमले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने भी हमले का जवाब दिया और दावा किया कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है। संजय सिंह जी ने फोन किया दिनेश अरोड़ा को, कहा कि चुनाव दिल्ली के आ रहे हैं, मोटा पैसा इकट्ठा करना है, आप रेस्टोरेंट और बार वालों से बात करो और ये पैसा इकट्ठे करने का काम करो। और बाद में लाखों में पैसा कलेक्शन करके ये पैसा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के हवाले दिनेश अरोड़ा ने किया। भ्रष्टाचार क्या हुआ, कहाँ आया पैसा, कहाँ गया? क्या संजय सिंह के घर से कोई पैसे मिले? क्या मनीष सिसोदिया जी के घर से कोई पैसे मिले थे? क्या मनीष सिसोदिया के गांव से, लॉकर से कहीं से पैसे मिले थे? आज तक 1 रुपया नहीं मिला है इन्हें। रोज नए शगुफे, रोज नई कहानियां, लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा। ये सीधा तानाशाही के संकेत हैं और देश के अंदर आज़ादी जो खत्म की जा रही है उसके संकेत हैं। और ये साफ देखा जा सकता है कि भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है। अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा जल्दबाजी मत दिखाइए। संजय सिंह भी बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखा रहे थे। आपको देश की न्यायपालिका के ऊपर में विश्वास रखना चाहिए। ईडी के पास जितने सबूत हैं वो सारे कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ये तय करेगा कि संजय सिंह को जेल अपना भेजेगा या नहीं भेजेगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। और राजनीतिक कुंजी के बाद अब बात करते हैं कानूनी कुंजी की। इस खबर में कानूनी कुंजी को सही तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तो शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ही जेल में हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही आरोपी बन जाए। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी।
इसी सुनवाई में कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से पूछा कि आपके मुताबिक शराब घोटाले की लाभार्थी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को पक्षकार क्यों नहीं बनाया। इस खबर पर आज मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा, जज साहब, कई प्रतिष्ठित अखबारों की हेडलाइन में कहा गया है कोर्ट ने ईडी से पूछा है कि आपको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। आज सुबह सभी चैनल बता रहे हैं कि ईडी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है। इस पर मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई कर रहे जस्टिस खन्ना ने कहा कि अदालत में हम सवाल पूछते हैं, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आपने क्या पूछा ये तो पता है, लेकिन जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को इस मामले में एक पक्ष बनाने का आधार बनाया जा रहा है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा, आज सुबह मीडिया ने यह सवाल पूछा था, इस पर मैंने कहा कि अगर सबूत हैं तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, यही बयान था। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता शराब घोटाले में जेल जा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या पूरी आम आदमी पार्टी इसमें फंस सकती है। यह अभी एक सवाल है, लेकिन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू के बयानों से जो संकेत मिल रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इसमें एक पक्ष बनाई जा सकती है, क्योंकि आरोप है कि घोटाले में जो पैसे की हेराफेरी हुई उसकी लाभार्थी पूरी पार्टी है। देखना होगा ये बात आगे कौन सा मोड़ लेती है। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को सड़कों पर प्रदर्शन करने का एक मौका मिल गया है। वैसे चुनावी सीजन में प्रदर्शन ऊर्जा से भरे एनर्जी ड्रिंक की तरह होते हैं। आम आदमी पार्टी इस गिरफ्तारी को भी ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहती है। भ्रष्टाचार और जांच वाली राजनीति के बाद अब बयानों वाली चुनावी कुंजी की बात कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जोधपुर में थे और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में थी। दोनों नेताओं ने भ्रष्टाचार, नकल माफिया, भर्ती परीक्षा का नाम लेकर एक दूसरे पर हमला किया। प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को हटाने के लिए शिशुपाल का वध जरूरी बताया, तो नरेंद्र मोदी ने सीएम गहलोत को अब आराम करने की सलाह दी। चुनावी मैदान से बयानों की एक छोटी सी तीखी रील आपको आज जरूर देखनी चाहिए। कांग्रेस की पहली और आखिरी नीति सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण ही है क्या? रामनवमी, परशुराम जयंती, हनुमान जयंती, कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें न आती। जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। परीक्षा भरनी पड़ती है, आप संघर्ष करते हैं कि नहीं? माता पिता आपके लिए खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, संघर्ष करके आपके लिए पैसे इकट्ठे करते कि आपकी फीस भरेंगे कि नहीं? तो क्यों इनको आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो बार बार उनकी भर्ती की परीक्षाओं में ये घोटाला करते हैं। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे, क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं, उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो, और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है।
भर गया है। अब कृष्ण भगवान की तरह कृष्ण रूपी बन जाओ और कृष्ण भगवान की तरह इनको निकाल दो, इनको खत्म कर दो। कूटनीति की दुनिया में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। कोई भी समीकरण सदा के लिए नहीं होता है। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 19 महीने से चल रहा है और इस पर युद्ध ने दुनिया भर में अलग अलग देशों की सत्ताओं के समीकरण बदले हैं। सबने अपनी विदेश नीति के पेंच कसे हैं और तेजी से बदलते समीकरणों में प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का सिक्का खूब चल रहा है। दिन रात युद्ध नीति बनाने में व्यस्त रहने वाले व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की मुक्त कंठ से तारीफ की है। कूटनीति में तारीफ हो या सम्मान, कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर एक्शन के पीछे मकसद होता है और आगे रिएक्शन भी होता है। भारत इस समय अमेरिका और रूस दोनों को साध कर चल रहा है और दोनों ही देश अपने अपने स्तर पर भारत को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन को भी मोदी और नया भारत पसंद है तो पुतिन भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जबकि बाइडेन और पुतिन के बीच 36 का आंकड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में भारत वाला कनेक्शन एकमात्र ऐसा कनेक्शन है जो किसी भी समय विश्व कूटनीति की दिशा को मोड़ सकता है। इस लिहाज से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात का वजन बढ़ जाता है। We do hope that the government of your country will support us in our efforts. We share very good and positive relations with Prime Minister Modi. He's a very wise man, and India has been making great strides in its development under his leadership. So this fully meets the interests of both India and Russia to work on this agenda. So make no mistake, we will move toward these results and we will achieve them. Thank you. तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को लेकर पुतिन चाहे जो भी सोच रहे हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को लेकर पुतिन के दिमाग में जो भी चल रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनके मन में क्या है वो अलग अलग मंच से जाहिर करते रहते हैं। जैसा कि हमने आपको बयान भी सुनाया, हाल ही में पुतिन ने कहा कि नरेंद्र मोदी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं। पिछले महीने पुतिन ने मोदी सरकार के मेक इन इंडिया अभियान की प्रशंसा की थी। अक्टूबर 2022 में पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा देशभक्त बताया था। दुनिया के एक बड़े शक्ति केंद्र का राष्ट्राध्यक्ष युद्ध से बटी दुनिया में अगर भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है तो यह कूटनीति की ग्लोबल सत्ता के लिहाज से बहुत मायने रखता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया है और एक दूसरे का विरोध करने वाले अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ साध कर रखा है। भारत बता रहा है कि वो ना तो अमेरिका की तरफ झुका है ना रूस की तरफ झुका है, बल्कि अपने लाभ से जुड़े फैसलों की ओर उसका झुकाव है। वैसे सिर्फ पुतिन ही नहीं, दुनिया बता रही है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कितनी है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया था। यह अप्रूवल रेटिंग 6 से 12 सितंबर के बीच इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर दी गई थी, जिसमें कई देशों के लोगों से बात करके ग्लोबल लीडर्स के बारे में राय जानी गई। उसके बाद टॉप ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट भी जारी की गई। 22 नेताओं की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ थे, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ 7वें पायदान पर थे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 27% अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें जगह पर थे। तो क्या अब देश में पशुओं के नाम पर, अब हम जो अगली खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी आपको हैरान भी करेगी, और हैरान इसलिए करेगी क्योंकि क्या अब देश में पशुओं के नाम रखने से पहले AIMIM से इजाजत लेनी होगी? सवाल थोड़ा आपको अजीब लगेगा। क्या कोई आवेदन पत्र तैयार करना होगा इसके लिए, जिसे लेकर राजनीतिक दलों के दफ्तरों के चक्कर लगाने होंगे और उनसे पूछना होगा कि ये नाम रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं? अगर AIMIM की नई आपत्ति को माने तो ऐसा ही करना होगा। दरअसल कल वर्ल्ड एनिमल डे के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को एक डॉग गिफ्ट किया। राहुल गांधी ने अपनी मां को दिए डॉग का नाम नूरी रखा है। कल इसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में वो अपनी मां से कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूं। एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके नाम में नूरी वाला विवाद क्या है वो आपको बताएंगे। I'm going to put it in here. You cover her the last one.
She's been on a 3-hour trip. She. Oh, it's a scooter. Yes, it's राहुल गांधी ने कल जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया तो लिखा कि मिलिए हमारे परिवार के नए सदस्य नूरी से, यानी डॉगी का नाम नूरी बताया गया। अब इसी पर AIMIM को परेशानी है। AIMIM का कहना है कि इस्लाम धर्म में लाखों की संख्या में लड़कियों का नाम नूरी है। राहुल गांधी ने डॉगी का नाम नूरी रखकर इस्लाम धर्म की लाखों लड़कियों का अपमान किया है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के नेता मोहम्मद फरहान ने यह भी कहा कि इस्लाम धर्म में नूरी का मतलब प्रकाश, रोशनी या चमकती हुई चीज होता है। ऐसे में डॉगी का नाम नूरी रखकर राहुल गांधी ने बता दिया कि गांधी परिवार मुसलमानों को किस नजरिए से देखता है। AIMIM के नेता ने राहुल गांधी से इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी की मांग की। एक बार उनका बयान सुनिए और समझिए कि उनकी आपत्ति क्या है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपनी माता जी को एक कुत्ता या कुतिया भेंट किया है, उसका नाम उन्होंने नूरी रखने का काम किया, जो कि तमाम उम्मत मुसलमान की बेटियों के अपमान से जुड़ा हुआ ये कृत्य है। क्योंकि हमारे मुस्लिम धर्म के अनुसार तमाम बहनों का नाम नूरी रखा जाता है। क्या इस कृत्य के लिए राहुल गांधी जी देश के तमाम मुस्लिम बेटियों से, मुस्लिम बहनों से माफी मांगेंगे? यूपी AIMIM के नेता तो राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया भर में कुत्तों को पसंदीदा नाम देने का प्रचलन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अपने कुत्ते को अच्छे से अच्छा नाम देते हैं। दरअसल डॉग से प्यार करने वाले लोग उसे जानवर नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छा नाम देना पसंद करते हैं। व्हाइट हाउस के डॉग स्क्वाड में एक कुत्ते का नाम तो जॉर्डन था, जबकि जॉर्डन देश का नाम है। तो इस बात को इतना तूल देना और राजनीतिक मुद्दा बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे स्वस्थ मन से स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी ने सहज भाव से एक डॉग को घर का सदस्य बताया है। इसमें AIMIM की तरफ से इस्लाम का एंगल तलाशना गलत है। सत्ता में अब बात करते हैं सिक्किम में मची तबाही की, जिसे लेकर कई चौंकाने वाले राज खुले हैं। आज हम आपको सैटेलाइट सबूत भी दिखाएंगे, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कैसे इस तबाही का कनेक्शन नेपाल के भूकंप से जोड़ा जा रहा है। पहले कुछ सवालों का जिक्र करते हैं जो इस खुलासे के बाद वैज्ञानिकों के मन में उठ रहे हैं और वो हैरान भी हैं। क्या सिक्किम में आई तबाही का रिमोट नेपाल में था? नेपाल के भूकंप और सिक्किम की जो जल तबाही है उसके बीच क्या कोई रिश्ता है? लोनक झील पर बादल फटने और तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आने की असल वजह क्या है? कैसे सिर्फ 6 दिन में 100 हेक्टेयर छोटी हो गई लोनक झील? इस तबाही वाली कहानी की क्रोनोलॉजी को समझिए। नेपाल में 3 अक्टूबर को दोपहर 2:51 पर भूकंप आया। इसके बाद करीब 10 घंटे बाद रात 1 बजे के करीब भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में बादल फटा। उसके बाद जो हुआ वो किसी त्रासदी से कम नहीं था। बादल फटने के बाद लोनक झील इतना पानी रोक नहीं पाई। फिर तीस्ता नदी में सैलाब आ गया। अचानक नदी का जलस्तर 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। नदी के पास ही आर्मी कैंप था जो बाढ़ में बह गया और यहां खड़ी 41 गाड़ियां डूब गई। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के 22 जवानों के साथ साथ 102 लोग लापता हैं। सिक्किम में 3000 पर्यटक फंसे हुए हैं। बिजली गुल है। सैकड़ों गांव मुख्य रास्ते से कट चुके हैं। ऐसे हालात और ऐसी तस्वीरों के बीच वैज्ञानिकों के नए दावे ने चिंता को और भी बढ़ा दिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि नेपाल में आए भूकंप से सिक्किम की लोनक झील टूटी थी। वैज्ञानिकों की इस आशंका की वजह है सैटेलाइट से मिले वो सबूत जो बता रहे हैं कैसे सिर्फ 6 दिन में सिक्किम की लोनक झील का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर कम हो गया। इसरो की ओर से जारी की गई 2 दिनों की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं वो अब हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 28 सितंबर की है, जिसमें आप देख सकते हैं लोनक झील का क्षेत्रफल बड़ा दिख रहा है। दावे के मुताबिक उस वक्त यह झील 167.4 हेक्टेयर में फैली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ 6 दिन बाद 4 अक्टूबर की एक तस्वीर है, जिसमें साउथ लोनक झील का क्षेत्रफल कम होकर 60.3 हेक्टेयर हो गया। यहां पर एक बार फिर आपको याद दिला दें कि 3 अक्टूबर की रात को ही सिक्किम में बादल फटा था और इसी दिन दोपहर में नेपाल में भूकंप आया था। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक तथ्यात्मक रूप से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि नेपाल में भूकंप की वजह से ही सिक्किम में तबाही आई। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। इस पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं।
जो 17 अक्टूबर को इस लेक का जो एरिया था तो था अराउंड 162.7 हेक्टेयर एरिया, और जब 28 अक्टूबर को हम देखते हैं तब उसका एरिया इंक्रीज होकर के 167 हेक्टेयर के आसपास हुआ है। लेकिन 4 नवंबर को जब वो लेक का एरिया देख रहे हैं वो घाट के 60 हेक्टेयर हुआ है। तो मोर देन 100 हेक्टेयर एरिया का जो पानी था वो साउथ लोनाक झील में वो कम हो गया। तो वो डेफिनेटली ये इंडिकेट करता है कि वहाँ से पानी निकल के आया है। सच क्या है फिलहाल ये शोध का विषय है, लेकिन ये आपदा और इसको लेकर वैज्ञानिकों की आशंका से इतना तो साफ है कि संकेत अच्छे नहीं हैं। एनडीएमए ने अपने एक बयान में यह भी कहा कि हिमालय पर्वतमाला में कई झीलें मौजूद हैं जो डेंजर जोन में है। एक अनुमान के मुताबिक हिमालय पर्वतमाला में 7,500 झीलें हैं और इनमें से सिर्फ सिक्किम में 10% यानी 750 झील हैं, जिनमें से 25 झीलों को जोखिम के रूप में माना जाता है। सिक्किम में झील का सिकुड़ना, भूकंप के बाद बादल फटना, बादल फटने के बाद जलजला आना और इस जलजले के बाद सैकड़ों जिंदगी का तहस नहस हो जाना, जाहिर है ये घटनाक्रम डराने वाला है। आप कुछ सेकंड की न्यूज रील में देखिए तबाही के बाद सिक्किम के हालात क्या हैं, कैसे लाशें मिल रही हैं, कैसे लापता लोगों की तलाश हो रही है। और इस वक्त TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहा है सिक्किम की फ्लड कवरेज किस तरीके से पूरा जो बादल फटा है चुंगथांग में, और उसके बाद चिस्ता नदी जो है वो कई एरियो को अपने चपेट में लेते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है, हम बिल्कुल टॉप व्यू इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पानी, घरों के अंदर वहाँ पे पानी भर गया है। वो लोकेशन हम एक बार दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। जब जल प्रलय आया तो किस तरीके से लोगों के घरों के अंदर तिस्ता नदी का जो पूरा पानी था वो भर गया। आप देखिए अभी भी ये जो घर हैं वो पानी के अंदर, पानी की चपेट में है। वो देखिए उस घर को हम दिखाते हैं, देखिए पानी जो है घर के अंदर तक भरा हुआ है। और ये जो बालू आपको नज़र आ रही है, जो पूरी मिट्टी आपको नज़र आ रही है, ये नदी के साथ जितना मिट्टी आई साथ में वो मिट्टी भी इन घरों को कवर करके चली गई। और अब बात क्रिकेट की सत्ता की। आज से भारत में क्रिकेट का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। हम सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए वर्ल्ड कप से जुड़ी 5 ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आज से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में कभी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात, पहला ऐसा मौका जब भारत किसी वर्ल्ड कप की मेजबानी अकेले कर रहा है, यानी G20 जैसे वैश्विक इवेंट के सफल आयोजन के बाद भारत 50-50 वाले क्रिकेट में भी नया इतिहास बनाने के लिए कदम बढ़ा चुका है। दूसरी बड़ी बात, इस बार खेले जा रहे वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम नहीं है। जिस टीम ने वर्ष 1975 और 1979 में लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, वो टीम इस बार क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। तीसरा इतिहास, इस बार वर्ल्ड कप में किसी टीम की जीत हार का फैसला बाउंड्री काउंट से नहीं होगा, यानी टाई की स्थिति तब तक सुपर ओवर होता रहेगा जब तक नतीजा नहीं निकल आएगा। पहले सुपर ओवर टाई होने पर देखा जाता था कि किस टीम ने ज्यादा बाउंड्री लगाई है। इस बार वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने पिच क्यूरेटर से कहा है कि स्टेडियम की बाउंड्री का साइज 70 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। यह नियम पहले नहीं था। इसके अलावा वर्ल्ड कप में इस बार सॉफ्ट सिग्नल का भी इस्तेमाल नहीं होगा, यानी फील्ड अंपायर किसी आउट या कैच को रेफर करते वक्त थर्ड अंपायर को अपनी राय नहीं बताएगा। पहले उसे यह बताना होता था कि उसकी राय क्या होगी। ये वो 5 बड़े ऐतिहासिक तथ्य हैं जो पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप में हो रहे हैं और यह इतिहास भारत की जमीन पर लिखा जा रहा है। तो सबके बीच में सत्ता में का आज का जो टाइम था वो खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।